एक रहस्यमयी खाद्यान्न विश्व में ये कियाओ, जो कभी रात रात भर डिजाइन बनाते हुए एक साधारण नौकरी पेशा थी, अचानक खुद को एक उपन्यास की दुनिया में फंसा पाया, जिसका नाम था पूरे खाद्यान्न विश्व के बड़े लोग मुझसे प्यार करने के लिए पागल है। यूके सिंह संप्रदाय में एक मामूली सहायक पात्र के रूप में उसका जीवन नाजुक नायिका युन क्यू को चमकाने के लिए था। एक दिन ये कियाओ शैतानी गहरी खाई की खतरनाक यात्रा से लौटी, अपने हाथ में एक दुर्लभ जड़ी बूटी थामे, जो उसकी अपनी नींव स्थापना के लिए थी। क्या तुम वाकई वो जड़ी बूटी ले आई? संप्रदाय के बुजुर्ग युन हेन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ये कियाओ, जिसे उसके साथी सुजो कहते थे, ने संक्षेप में जवाब दिया। शानदार, युन हेन ने प्रसन्नता से कहा। ये जड़ी बूटी शैतानी गहरी खाई के तल पर उगती है, जहां राक्षस बंद है। ये तीनों लोकों में सभी जानते हैं। मुझे लगा था तुम इसे कभी नहीं ला पाओगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अब मेरी छोटी शिष्या की चोटें निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। उन्होंने उसे जड़ी बूटी को औषधि मंडप ले जाकर शुद्ध करवाने और फुरों प्रांगण भेजने का निर्देश दिया। लेकिन ये कियाओं का दिल डूब गया। मैंने कब कहा कि ये जड़ी बूटी मेरी छोटी शिष्या के लिए है? उसने गुस्से से तीखा जवाब दिया। गुरुजी, ये मेरी अपनी नींव स्थापना के लिए है। युन हेन की भौहें तंग गई। खुद के लिए? लेकिन मेरी छोटी शिष्या को इस आत्मा जड़ी बूटी की तुमसे ज्यादा जरूरत है, उन्होंने जोर देकर कहा। क्यों कमजोर है? तुम उससे कहीं स्वस्थ हो। पहले उसे दे दो, उन्होंने वादा किया कि संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता के बाद उसका वरिष्ठ भाई दूसरी जड़ी बूटी लाएगा। ये कियाओं का गुस्सा भड़क उठा। ये जड़ी बूटी कितनी दुर्लभ है, ये तो छोड़ो, संप्रदाय की प्रतियोगिता में ताकतवर लोग हिस्सा लेते हैं। आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि दूसरी मिलेगी? उसके मन में कड़वाहट भरी। फिर वही छोटी बहन। हर कोई मेरी छोटी बहन की तारीफ करता है, उसने तल्खी से कहा। तो ये ठीक है कि वो कमजोर है, लेकिन मैं मजबूत हूं, तो मुझे मर जाना चाहिए? युन हेन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। बकवास, उन्होंने गरज कर कहा। और धड़ाम, ये कियाओं के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। स्वाभाविक रूप से विद्रोही, अपनी जगह भूल रही हो, उन्होंने गुस्से में कहा और उसे अपनी गुफा में वापस जाकर आत्मचिंतन करने का आदेश दिया। बिना उनकी आज्ञा के पहाड़ के द्वार से बाहर निकलने की मनाही थी। शैतानी गहरी खाई, जहां 9 बार मृत्यु का सामना करना पड़ता था, ने उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन अपने संप्रदाय ने उसे तोड़ दिया। कैसी बेकार है ये खाद्यान्न दुनिया, उसने मन ही मन कोसा। बाद में उसकी वरिष्ठ बहन उसके पास आई, माफी मांगते हुए, लेकिन दृढ़ता से। माफ करना, बाद में लौटा दूंगी। लेकिन तुम बहुत जिद्दी थी। छोटी बहन को जड़ी बूटी देने से मना कर दिया। वो नाजुक और कोमल है, तुम्हारी तरह नहीं। खोलो, छोड़ो। जड़ी बूटी ले ली गई। ये कियाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी जरूरत है तो मेरी मेहनत छीन लोगे? क्या यूके सिंह संप्रदाय की प्रतिष्ठा लूट और डकैती से बनी है? उसकी वरिष्ठ बहन ने ठंडी सांस ली। बस एक जड़ी बूटी की बात है, इतना हंगामा क्यों? ये कियाओं ने कड़वी हंसी हंसी। मैं हूं ही बेरहम, बेशर्म और गैर जिम्मेदार। जाओ अपनी नम्र, दयालु छोटी बहन के पास। मेरे पीछे मत पड़ो। आज से मेरा और तुम्हारे संप्रदाय का कोई नाता नहीं। वो इस उपन्यास में बलि का बकरा बनने से तंग आ चुकी थी, जहां युन क्यू, कोमल और आंसुओं से भरी नायिका, हर बड़े व्यक्ति को दीवाना बनाती थी, जबकि ये कियाओं को सब कुछ कुर्बान करना पड़ता था। 1 महीने पहले मैं एक मामूली नौकरी पेशा थी, उसने याद किया। अब मैं ये कियाओं हूं, सबसे बड़ी शिकार, जो छोटी बहन के लिए चाकू के सामने कूदती है। कितनी दयनीय, कितनी दयनीय। उसे पता था कि उसका उपकरण जैसा जीवन शुरू होने वाला था, इसलिए उसने इन मूर्खों को छोड़ने का फैसला किया। संप्रदाय के द्वार पर पहुंचकर उसने कहा, नमस्ते, मैं संप्रदाय छोड़ना चाहती हूं। आखिरकार आजाद होकर उसे मुआवजे में 100 आत्मा पत्थर मिले। जैसे ही वो चली,
किसी ने तंज कसा, नाकारा। उसने मुड़कर पूछा, क्या कहा? आवाज ने दोहराया, हां, तुम नाकारा ही हो। ये कियाओ ने बागी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही, मैं नाकारा हूं। ये आंतरिक संप्रदाय मेरे जैसे नाकारा के लिए नहीं। अलविदा। पीछे से फुसफुसाहटें उठीं। क्या ये कियाओ पागल हो गई है? लेकिन ये कियाओं को कोई परवाह नहीं थी। वो आजाद थी और अब वो अपनी कहानी खुद लिखने वाली थी। भूख से बेहाल वो शहर की ओर निकलती है और एक दुकान पर जाकर पूछती है, भाई, एक बुन कितने की है? दुकानदार कहता है, 3 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन। इतना सुनकर वो दंग रह जाती है। क्या? यूजोंग सिटी में तो हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। मेरे पास तो सिर्फ 100 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। इनसे तो गुजारा भी नहीं चलेगा। यही वजह थी कि असली शरीर की मालकिन कभी पहाड़ से नीचे नहीं उतरती थी। अब उसे समझ आता है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और मेहनत से कुछ कमाना ही होगा। हालांकि वो असली दुनिया में तलवार साधक थी और उसने कभी तावीज नहीं बनाए, लेकिन यूकिंग सेक्ट के कुछ तावीज उसे याद है और उसकी याददाश्त भी तेज है। फोटोग्राफिक मेमोरी। और तावीज बनाने वाले और औषधि बनाने वाले ही तो इस दुनिया के सबसे कमाऊ पेशे हैं। वो एक सराय में बैठती है और तावीज बनाने की कोशिश करती है। यूकिंग सेक्ट के तावीज ऐसे बनाए जाते हैं और ऐसे, और देखते ही देखते पहला तावीज तैयार हो जाता है। पहली बार में तो लगता है मानो सब ठीक हो गया। क्या सच में बन गया? तावीज बनाना इतना आसान है क्या? लेकिन जब उसे आजमाती है तो फेल हो जाता है। वो हार नहीं मानती। लगता है तावीज बनाना इतना आसान नहीं है। यूकिंग सेक्ट के सीधा शिष्य भी पहली बार में सफल नहीं होते। मैंने शायद खुद को ज्यादा ही आंक लिया, पर मैं हार नहीं मानूंगी। और वो कई सारे गेल टैलिस्मान्स और स्लीप टैलिस्मान्स बनाती है। भले ही ये सबसे साधारण तावीज है, लेकिन इन्हें बेचकर पैसे तो कमाए जा सकते हैं। वो एक तावीज आजमाती है। कहा जाता है कि गेल टैलिस्मान लगाकर कोई बहुत तेज दौड़ सकता है। चलो असर देखते हैं। लेकिन वो गिर जाती है। आउच आउच आउच। और तभी उसे एहसास होता है, अरे, ये तावीज तो सच में काम कर गया। अब वो अपने तावीजों को काले बाजार में बेचने लगती है। सस्ते और असरदार गेल और स्लीप तावीज केवल 10 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन में। जल्दी आइए, मौका न गवाएं। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है म्यू चोंगक्शी की, जो चेंगमिंग सेक्ट का सीधा शिष्य है। तभी वहां से एक गूंजती हुई आवाज आती है, 5 महान संप्रदायों के अधीन तलवार निकालना वर्जित है। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग सिहर उठते हैं और आपस में फुसफुसाते हैं, बुरी बात है, ये तो चेंगमिंग सेक्ट के लोग हैं। और अफरातफरी मच जाती है। नायिका भी घबरा जाती है और चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी भीड़ में से एक व्यक्ति हड़बड़ी में आता है और उसके तावीजों का स्टॉल अपने पैरों तले रौंदता हुआ निकल जाता है। वो अंदर ही अंदर कुड़ती है, वाह, अब तो ये दुनिया बस मुझे ही दर्द देने पर तुली है। लेकिन जब उसकी नजर स्टॉल पर पड़ती है तो गुस्से से कहती है, तुमने मेरे स्टॉल पर पैर रख दिया। याओ उसे देखकर कहती है, माफ कीजिए, क्या आप अपना पैर जरा हटा सकते हैं? आपने मेरे स्टॉल पर पैर रख दिया है। लड़का थोड़ी मासूमियत से कहता है, अरे, चोट तो नहीं लगी? याओ थोड़ा व्यंग्य में कहती है, नहीं, लेकिन आपकी हरकतों ने मेरे दिल को जरूर गहरी चोट दी है। ये सुनकर वो लड़का शर्मिंदा होकर अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन निकालता है और कहता है, चलो मुआवजे के रूप में ये ले लो। एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन चलेगा? याओ की आंखें चमक जाती है। एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन यानी 100 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन, ये तो कोई रईस आदमी है। वो तुरंत मुस्कुराकर कहती है, मैंने माफ कर दिया। इस पर लड़का पूछता है, कुछ पियोगी? याओ सोचती है, इतनी जल्दी दारू ऑफर कर दी? फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम तावीज बनाने वाली हो? याओ बस सिर हिला देती है। उसी वक्त आसपास खड़े लोग बातचीत करते हैं। अरे, वो लड़का तो चांगमिंग संप्रदाय का डायरेक्ट शिष्य लगता है। तलवार पर उड़ना
और इतनी ऊंची आध्यात्मिक ऊर्जा जरूर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर की कल्टीवेशन होगी। फिर वे याओ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, अगर वो उसके साथ है तो यकीनन ये लड़की भी चांगमिंग संप्रदाय की होगी। इसके तावीज तो जरूर काम के होंगे। कुछ ही पल में भीड़ उमड़ पड़ती है। छोटी बहन, कुछ तावीज हमें भी दे दो। मुझे भी चाहिए। मुझे भी। मुझे भी। याओ सबको हंसते हुए तावीज देने लगती है। वो सोचती है, वाह, किसी बड़े संप्रदाय की छाया में रहना कितना लाभदायक होता है। सारी चीजें तुरंत बिक गई। मन में वो निश्चय करती है, मुझे भी किसी अच्छे संप्रदाय में शामिल हो जाना चाहिए। जब वो आराम करने के लिए सराय लौटने लगी, तभी पीछे से वही लड़का फिर से आ गया और कहने लगा, तुम बस ऐसे ही चली जाओगी? याओ थोड़ी हैरानी से पूछती है, क्या हुआ? मुआवजा तो दे दिया था ना? लड़का मासूमियत से कहता है, लेकिन तुम्हारा दिल तो अभी भी टूटा है। याओ सोचती है, ये लड़का, क्या चांगमिंग संप्रदाय के सारे शिष्य इतने भोले भाले होते हैं? फिर वो उसे घूरती है, ये तो मेरी मजाक को भी सच मान बैठा। तभी वो उससे पूछती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़का हंसकर कहता है, मू चोंगशी। याओ का दिमाग घूम जाता है। मू चोंगशी? अरे यही तो वो पुरुष पात्र है जो नॉवेल में फीमेल लीड के लिए अपना दांव हाथ तबाह कर देता है। वो फिर पूछती है, तुम चांगमिंग संप्रदाय के हो, तो क्या तुम्हें पता है कि वहां आउटर डिसाइपल्स को कैसी जिंदगी मिलती है? लड़का बड़े ही भोलेपन से कहता है, सच कहूं तो हमारा संप्रदाय बहुत गरीब है। जब मैं 10 साल का था और संप्रदाय में आया था, तब हर दिन सिर्फ स्टीम्ड बंस मिलते थे खाने को, जबकि घर पर मैं एक अमीर खानदान का वारिस था। वो आगे बताता है, मैंने अपने दूसरे और तीसरे सीनियर ब्रदर के साथ भागने की योजना बनाई थी, लेकिन संप्रदाय प्रमुख ने हमें बीच में ही पकड़ लिया। हम भागते भागते एक एक जूता तक खो बैठे थे। याओ मुस्कुराते हुए पूछती है, तो तुम्हारे दूसरे और तीसरे सीनियर ब्रदर के नाम क्या है? जवाब सुनकर याओ के चेहरे पर पसीना आ जाता है। गजब है। नॉवेल के दोनों साइड मेल कैरेक्टर्स, एक स्पेयर टायर और एक लव में पागल पपी डॉग, दोनों यही हैं। याओ अब तक मन ही मन सोच रही थी कि आखिर किस संप्रदाय को ज्वाइन किया जाए। उसे आराम से जीना था, बिना ज्यादा मेहनत के। इसलिए वो पूछ बैठी, भाई साहब, उस प्रश्न तलवार संप्रदाय, क्वेश्चन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में क्या ख्याल है, जो दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय कहा जाता है? क्या वहां लोग खा पी कर चैन से सो भी पाते हैं? मू चोंगशी उसकी मासूमियत पर मुस्कराया, फिर धीरे से बोला, तुम वहां सोना चाहती हो? अरे वहां तो भोर से पहले ही ध्यान लगाना होता है, तलवार साधना करनी होती है। दोपहर में मन विधि, हार्ट मेथड की कक्षा, और रात को एक दूसरे से युद्ध अभ्यास। नंबर 1 बनना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। याओ की आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब वहां नींद भी हराम है? तो फिर विंड शेपिंग संप्रदाय? मू चोंगशी थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाकर बोला, वो तो और भी अजीब है। वहां नियम है कि जो सुंदर न दिखे वो अंदर नहीं आ सकता। उसने याओ की तरफ झुकते हुए कहा, तुम तो ठीक ठाक दिखती हो, लेकिन वो केवल पुरुष शिष्यों को ही भर्ती करते हैं। क्या ये कल्टीवेशन दुनिया लिंग भेद भी करती है? याओ का चेहरा हैरानी से भर गया। मू चोंगशी बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस उनकी मन विधि महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। याओ ने झुंझलाकर पूछा, और वो जो नीलजल संप्रदाय, एजियो वाटर सेक्ट है, वो तो लगभग सारे शिष्य अल्केमिस्ट है। खाना वाना कुछ नहीं खाते, सिर्फ फास्टिंग पिल्स, पिकुडैन खाते हैं। याओ ने माथा पीट लिया। लगता है इस पूरी कल्टीवेशन दुनिया को प्रतियोगिता का भूत चढ़ा है। तभी मू चोंगशी गर्व से बोला, हमारा एवोब्राइट संप्रदाय सबसे बढ़िया है। हर भोजन में 5 स्टीम्ड बन मिलते हैं। 5 बन। याओ का दिल खिल गया। उसने तुरंत निर्णय लिया, बस मैं एवोब्राइट संप्रदाय ही ज्वाइन करूंगी। फिर सोचने लगी, नहीं नहीं, ये सिर्फ बन के लिए नहीं है, मुझे हलचल वाले, शोरगुल वाले संप्रदाय पसंद है। याओ ने पूछा,
तुम्हारे संप्रदाय में भर्ती कब तक खुली है? मू चोंगशी अचानक चौंकते हुए बोला। आज ही है आखिरी दिन, और अब तो सिर्फ आधा घंटा बचा है। क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मू चोंगशी मुस्कराया और बोला, अगर अभी नहीं चली तो मौका हाथ से निकल जाएगा। उसने तलवार निकाली और बोला, आओ, तुम्हें लेकर चलता हूं। याओ ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, थैंक यू, तुम वाकई भरोसेमंद हो। जैसे ही वे तलवार पर सवार हुए, याओ की हालत खराब होने लगी। हे भगवान, ये कितना तेज उड़ रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसने मू चोंगशी के बाल खींचते हुए चिल्लाया, तुम्हारे पास उड़ने का लाइसेंस है भी या नहीं? मैं उल्टी कर दूंगी। मू चोंगशी दर्द में चीखते हुए बोला, मेरे बाल छोड़ो, छोड़ो ना। चांगमिंग संप्रदाय की जमीन पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर से शांति जरूर दिख रही थी, लेकिन भीतर सभी एल्डर बेचैन थे, खासकर एल्डर झाओ। वो गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। बाहर शिष्यों की भर्ती में बस आधा घंटा बचा है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि कोई प्रतिभाशाली बच्चा लाकर दूं? कहां से लाऊं? आसमान से गिराओ क्या? पास ही खड़ा शिष्य बोला, इस साल की सारी अच्छी प्रतिभाएं पहले ही दूसरे संप्रदायों में चली गई होंगी। हमें तो बस भाग्य आजमाना है। क्या पता कोई असाधारण प्रतिभा मिल जाए। फिर वो धीरे से जोड़ता है, वैसे भी चांगमिंग संप्रदाय पिछले 100 वर्षों से ग्रैंड प्रतियोगिता में सबसे नीचे चल रहा है। हमारे पास ना संसाधन है, ना सम्मान। श्वेयू, जो चांगमिंग संप्रदाय का एक अंतर शिष्य था, गंभीरता से सिर हिला रहा था। तभी एल्डर झाओ ने चिढ़कर कहा, और वो बदमाश मू चोंगशी, वो कहा गया है, फिर से खेलने चला गया होगा। दिन भर तो वही करता है। पास ही एक एल्डर चिढ़कर बोले, इन नालायक इनर डिसाइपल्स के भरोसे अगर हम अगली संप्रदाय प्रतियोगिता जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, तो बेहतर है हम किसी पेड़ से गिरे हुए जादुई बीज की दुआ करें। और तभी आसमान से एक तेज आवाज आती है, ए एल्डर, लगता है कुछ ऊपर से गिर रहा है। सबकी निगाहें ऊपर उठती है। अचानक एक बिजली की रफ्तार से तलवार जमीन की ओर आती है। उस पर 2 लोग सवार हैं। और फिर एसएफएक्स, सब हट जाओ, रास्ता छोड़ो। धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ वो तलवार आकर प्रवेश चौराहे के बीचों बीच गिरती है। जमीन में एक गहरा गड्ढा बना देती है। चारों ओर धूल फैल जाती है। भीड़ पीछे हट जाती है। और फिर उस धूल के गुबार से एक आवाज आती है, कितना मजेदार था ना? देखा आपने मेरी लैंडिंग? मैंने इसका नाम रखा है गोल्डन मुर्गा। एक टांग पर खड़ा होता है। पास खड़े डिसाइपल्स एक स्वर में बोले, कमाल है, वाह। लेकिन एल्डर झाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। किसने तुम्हें चौराहे के बीचों बीच गड्ढा बनाने की आजादी दी? जानते भी हो कि इसे ठीक करवाने में कितने स्पिरिट स्टोन्स लगते हैं? मू चोंगशी लापरवाह अंदाज में बोला, तो क्या हुआ, मैं खुद भर दूंगा गड्ढा। श्वे यू मुस्कराकर बोला, छोड़िए एल्डर, सिर्फ एक गड्ढा ही तो है, आप इतने भी कंजूस नहीं हैं। एल्डर झाओ ने मुट्ठियां भींच ली। ये मू चोंगशी एक दिन मुझे गुस्से से ही मार डालेगा। अब एल्डर झाओ की नजर याओ पर पड़ी। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? याओ ने झुककर जवाब दिया, मेरा नाम ये चियाओ है। मैं चांगमिंग संप्रदाय में शामिल होना चाहती हूं। एल्डर झाओ अपना सिर पीटने लगे। तुम लोग मुझे तंग करने ही आए हो ना? क्या चाहते हो, मैं गुस्से से मर जाऊं? बाकी आउटर डिसाइपल्स अब कानाफूसी करने लगे। ये लड़की तो पहले ही दिन एल्डर झाओ को याद रह जाने लायक बन गई। क्या ड्रामेबाजी है। एक अन्य डिसाइपल मुस्कुराकर बोला, ये कहां से आई है? बड़ी दिलचस्प जान पड़ती है। शुयू ने एक बैज याओ को सौंपते हुए कहा, यह रहा तुम्हारा नामपत्र, इसे संभाल कर रखना। ठीक 1 महीने बाद नेचुरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फिर उसने मुस्कुराकर खुद को परिचित कराया, मैं हूं शुयू, चांगमिंग संप्रदाय का डायरेक्ट डिसाइपल। याओ ने जैसे ही उसे देखा, उसे याद आया, अरे
ये तो वही सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर है जिसे नॉवेल में वार्म हार्टेड स्पेयर टायर कहा गया था। देखने में तो शरीफ लगता है। शु यू ने एक नजर मू जोंगशी पर डाली और सीधा सवाल किया, तू इस लड़की को कहां से उठाकर लाया? मू जोंगशी ने बेझिझक जवाब दिया, रात के बाजार में मिली थी। खुद कहा उसने कि चांगमिंग संप्रदाय में भर्ती होना चाहती है, तो मैं ले आया। शु यू को शक हुआ। वो बोला, यकीन है तुझसे कोई चाल नहीं चली गई? तेरी डायरेक्ट शिष्य वाली पोशाक तो बहुत ध्यान खींचती है। मू जोंगशी ने व्यंग्य से कहा, तुम्हारी सारी मानसिक चोटें अब दूसरों पर थोपनी बंद करो यार। हर कोई तुम्हारी तरह शक्की नहीं होता। शु यू उसके बर्ताव से निरुत्तर हो गया। उधर याओ ने मू जोंगशी की ओर मुड़कर कहा, तुमने मुझे चांगमिंग संप्रदाय लाकर जो मदद की उसके लिए दिल से धन्यवाद। ज्यादा औपचारिक नहीं बनूंगी, बस शुक्रिया। जैसे ही वो जाने लगी, मू जोंगशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको जरा, रात के बाजार में जो तावीज बेचे उससे जो कमाई हुई है उसमें से मैं 30% लूंगा, तुम 70% रख लेना। तुम्हारी हालत देख के बोल रहा हूं। याओ आंखें तरेरते हुए पलटी, क्या? मैंने कमाया और तुम 70% लोगे? तुम्हें तो 20% मिलना चाहिए। मैं 80% रखूंगी। मू चोंगशी नाराज होकर बोला, बात स्पिरिट स्टोन्स की नहीं है, ये मेरी लाइफलाइन है, समझी? याओ ने उसकी ओर देखकर मुंह बनाया, तो रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। फिर बड़ी शांति से बोली, वैसे भी तावी सस्ते नहीं होते। अब मू चोंगशी वही खड़ा स्तब्ध रह गया। उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। शु यू और मू दोनों स्तब्ध खड़े थे। कोई और होता तो शर्म से जमीन में गड़ जाता, लेकिन ये लड़की इतनी बेशर्म है कि खुद पलट के उल्टा हमें ही बोल गई। शु यू ने आखिरकार मन ही मन स्वीकार किया, शायद मैंने इस लड़की को गलत समझा। चांगमिंग संप्रदाय के बाहरी शिष्यों के निवास स्थान पर एक नई हलचल मच गई थी। क्या तुमने सुना? वही लड़की जिसने आते ही स्क्वायर में गड्ढा कर दिया था, उसे अंदर के संप्रदाय के एक एल्डर ने तुरंत याद रख लिया। हाँ वही, एकदम शोफ टाइप लगती है। याओ ये सब सुनकर हंस दी और हल्के से बोली, तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सुनकर बाकी लोग बुरी तरह बौखला गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो मजाक कर रही है या सीरियस है। तभी एक लड़का उसके पास आया और पूछा, तुम मू चोंगशी को जानते हो? याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, बस टकरा गई थी उससे, जान पहचान नहीं है। वो लड़का बोला, मैं डुचु हूं, तलवार साधक। और तुम? याओ थोड़ी झिझकी, फिर बोली, याओ, अनाथ हूं। डुचुन ने ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने की कोशिश की। कल सुबह क्लास है, साथ चलोगी? याओ ने सहमति में सिर हिलाया। आखिर उसे अभी किसी को जानने में हर्ज नहीं था। अगली सुबह चांगमिंग संप्रदाय का चौराहा। हालांकि ये केवल बुनियादी तलवार शैलियां है, लेकिन अभ्यास में ढील नहीं चलेगी। एल्डर लोग रोज का अभ्यास जांचना पसंद करते हैं, एक बुजुर्ग शिक्षक समझा रहा था। याओ की आंखों में नींद थी। पिछली रात वो तावीज बनाने में देर तक जागी थी। इस दुनिया में प्रतियोगिता तो इतनी तेज है कि ठीक से सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। उसने मन ही मन सोचा। जब बाकी शिष्य तलवार की मुद्राएं सीख रहे थे, याओ वही खड़ी रह गई। उसकी आंखें सबका अभ्यास गौर से देख रही थी। उसे हर किसी की गलती साफ नजर आ रही थी। डुचुन ने पास आकर कहा, तुम अभी तक वही खड़ी हो? समझ नहीं आया क्या? याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ तो गई हूं, लेकिन अभी कोशिश नहीं की है। तुम्हें लगता है एक बार देखकर कोई तलवार विद्या सीख सकता है? डुचुन ने हैरानी से पूछा। बात चल रही थी बाहरी शिष्यों की, जिनमें से कई का संबंध बड़े बड़े कुलों से था। कुछ लोग कह रहे थे कि इस तरह की स्थिति में सतर्क रहना बेहतर होता है। तभी कोई सुझाव देता है कि बस एक दोपहर की ही तो बात है, जेंटल ब्रीज टेक्निक को कोई इतनी जल्दी थोड़ी सीख सकता है। लेकिन हमारी नायिका सोचती है, ज्यादा दिखावा करना खतरनाक हो सकता है। इस दुनिया में जितना ज्यादा चमकोगे, उतना जल्दी निशाना बनोगे। इसलिए सबसे अच्छा है
गुमनाम रहना। वो मन ही मन सोचती है कि उसे तो बस इस बाहरी संप्रदाय में शांति से अपना समय बिताना है। जैसे ही आज की क्लास खत्म होती है, शिक्षक सबको खाने के लिए कैफेटेरिया भेज देते हैं। वो सोचने लगती है, मुझे याद है कैफेटेरिया तो। तभी कोई आवाज देता है, आओ मैं तुम्हें थोड़ा घुमा लाता हूं। वो चौंक कर देखती है और देखती है मुझोंगशी मुस्कुरा रहा है। चलते चलते उसकी नजर मुझोंगशी की तलवार पर जाती है। वो पूछती है, क्या ये तुम्हारी नेटल तलवार है? मुझोंगशी बड़े गर्व से बताता है, हाँ, इसका नाम है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्वॉर्ड और ये स्पिरिट आर्टिफैक्ट लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। ये मुझे मेरे मास्टर ने गिफ्ट में दी थी जब मैं पहली बार संप्रदाय में आया था। नायिका की आंखों में चमक आ जाती है। क्या मैं इसे छू सकती हूं? मुझोंगशी थोड़ा हिचकिचाता है। ये मेरी पत्नी है। तलवार एक तलवार संवर्धक की पत्नी होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी को छू सकती हूं? मुझोंगशी झुंझलाता है, तुम शालीनता से पेश आ रही हो या छेड़ रही हो? वो जिद पकड़ लेती है, अच्छा ठीक है, बस एक बार छू लेने दो। मुझोंगशी आखिरकार हार मान जाता है। जैसे ही वो तलवार को छूती है, उसे लगता है बहुत ठंडी है। इतनी ठंड क्यों है? मुझोंगशी बताता है, क्योंकि ये तलवार 1000 साल पुराने बर्फ से बनी है। और हैरानी की बात यह है कि इस तलवार ने तुम्हें धक्का नहीं दिया, वरना पहले जिसने भी इसे छूने की कोशिश की वो उड़ गया। नायिका मन ही मन सोचती है, इसका मतलब है शायद मुझे ये तलवार पसंद कर गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, मुझोंगशी आश्चर्य में पड़ जाता है, तुम इतना खा कैसे सकती हो? वो जवाब देती है, मुझे भूख बहुत लगती है। फिर मुझोंगशी पूछता है, तुम तलवार संवर्धक हो, लेकिन फिर भी तावीज बना लेती हो, क्या तुम दो रास्तों की साधना कर रही हो? वो हंसते हुए कहती है, नहीं, मैं बस यूं ही शौक में बनाती हूं। असल में मैंने कभी कोई तावीजों की किताब ही नहीं पढ़ी। ये सब तो बस पूर्ववर्ती शरीर की याददाश्त से सीखा है। मुझोंगशी सुझाव देता है, अगर सीखना चाहो तो मिंग शुआन से सीख सकती हो। वो इस साल का इकलौता तावीज संवर्धक है और 8 महान कुलों में से एक का वंशज भी है। नायिका के दिल में एक झटका लगता है। मिंग शुआन, वही जो उपन्यास में दूसरा खलनायक था। उसे याद आता है कि उपन्यास में मिंग शुआन एक समय बाद बाधा तोड़ नहीं पाया और देविल हार्ट से ग्रसित होकर राक्षसी मार्ग में चला गया। बाद में वो महिला नायिका युनशी से पहली नजर में प्रेम कर बैठा और फिर उसके लिए बाकी सभी पुरुषों से लड़ने लगा। और फिर वो सोचती है, मिंग शुआन पागल हो गया। मुझोंगशी ने अपना डाओ हार्ट तोड़ दिया और एक आम आदमी बन गया। इतने सारे प्रतिभाशाली और उज्जवल लोग थे, पर सबका अंत इतना दुखद क्यों हुआ? कुछ महीने बीत चुके थे। ये छियाओ अब चांगमिंग संप्रदाय में 2 महीने बिता चुकी थी। सुबह तलवार अभ्यास और रूटीन ट्रेनिंग होती, लेकिन वो कहती है, आलसी लोगों की अपनी विशेष साधना विधियां होती है। असल में उसने अपने कमरे में तावीजों की मदद से एक स्पिरिट गैदरिंग अरे बना रखा था। इस वजह से वो दिन भर चैन से सो सकती थी और फिर भी आत्मिक ऊर्जा उसके शरीर में स्वतः बहती रहती थी। वो खुश होकर सोचती है, अब मैं ची संधारण की तीसरी स्तर से सीधे 5वें स्तर पर पहुंच चुकी हूं, और वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। अचानक कोई उसके कमरे का दरवाजा पीटता है। ये छियाओ, क्या तुम फिर से सो रही हो? उठो, बाहर से आवाज आ रही थी। सीनियर ब्रदर मिंग और सीनियर ब्रदर शुए आ रहे हैं बाहरी शिष्यों में से आंतरिक शिष्य चुनने। एल्डर झाओ ने सबको प्लाजा में इकट्ठा होने को कहा है। वो ऊंघते हुए उठती है, ठीक है, उठती हूं, और मन ही मन बुदबुदाती है। पता ही नहीं चला कब 2 महीने बीत गए। प्लाजा में जब वो पहुंचती है तो चारों ओर भीड़ लगी होती है। कोई एक उंगली से इशारा करता है, ये देखो, बाएं वाले हैं सीनियर ब्रदर शुए और दाएं हैं मिंग शुआन। सामने 2 प्रभावशाली युवा खड़े थे, चमकदार पोशाकें, शांत चालढाल, असाधारण उपस्थिति। एक लड़की कहती है, हैंडसम है ना? आधी चांगमिंग संप्रदाय की लड़कियां
तो इनसे शादी करना चाहती है। ये छियाओ दूर खड़ी होकर सोचती है, क्या वो मिंग शुआन है? तो फिर वो सब निराश होंगे। वो याद करती है उपन्यास की घटनाएं। मिंग शुआन वर्षों तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। उसकी मानसिक अवस्था अस्थिर हो गई और एक दिन उसने राक्षसी मार्ग पकड़ लिया। वो अपने मन में कहती है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी अस्थिर है, लेकिन मुझे कैसे पता है? दूसरी ओर मिंग शुआन की नजर भी उस पर पड़ती है। वो अपने सीनियर ब्रदर से कहता है, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में तुमने पहले बताया था? वही, वो आलू लैंडमाइन। शुए हंसते हुए उसे टोकते हैं, दूसरे सीनियर ब्रदर, आप लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। लड़कियां तो दुनिया की सबसे प्यारी चीज होती है। इसके बाद सीनियर ब्रदर्स उसे कुछ उपहार देते हैं और कहते हैं, छोटी जूनियर सिस्टर, ये तोहफे तुम्हारे लिए हैं, संकोच मत करना। एक कोई पूछता है, ये छियाओ कौन सी साधना विधि अपनाती है? दूसरा जवाब देता है, वो तलवार संवर्धक है, लेकिन प्रदर्शन सामान्य है, बाकियों की तुलना में पीछे है और हर दिन तलवार अभ्यास के बाद सीधा अपने आंगन लौटकर सोने चली जाती है। फिर कोई हैरान होकर कहता है, ऐसी अनमोटिवेटेड लड़की को मेरी मानसिक अवस्था के बारे में कैसे पता चला? शिष्यों की भीड़ के बीच आज कुछ अलग था। मुख्य शिष्य एल्डर शू और मिंग एक्सयूएन सामने खड़े थे। उन्होंने झुककर अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हमने इस वर्ष के आंतरिक संप्रदाय शिष्यों का चयन कर लिया है। संप्रदाय प्रमुख किन फानफान, जो हमेशा गंभीर और शांत दिखाई देते थे, अब चिंता में थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुना है युएछिंग संप्रदाय ने हाल ही में एक ऐसे शिष्य को स्वीकारा है जिसकी जल आत्मिक जड़ें असाधारण है। वो वही है जिसे यूनहेन नश्वर संसार से लेकर आया है। ऐसी उच्च कोटि की आत्मिक जड़ें तो अब बहुत दुर्लभ होती जा रही है और युएछिंग ने हमसे पहले ही उसे छीन लिया। वो आह भरते हुए बोले, पिछले कुछ महीनों में युएछिंग संप्रदाय बहुत चमक रहा है। कब तुम लोग मेरे चांगमिंग संप्रदाय का नाम रोशन करोगे? बात करते वक्त उनके शब्द एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने वाले थे। शिष्यों की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, गुणी शिष्यों की हमारे चांगमिंग में कोई कमी नहीं, लेकिन हर साल संप्रदाय प्रतियोगिता में हम दूसरों से पीछे क्यों रह जाते हैं? उन्होंने आगे कहा, मु झोंगशी और मिंग शुआन तो हर वक्त लड़ते रहते हैं और सबसे वरिष्ठ शिष्य झो जिंगयुन तो आधे मरे जैसे लगते हैं। शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। वो तो हर समय ऐसे रहते हैं जैसे अगले पल संसार छोड़ देंगे। इसी बीच दरवाजे पर आवाज गूंजती है, इतना शोर है आज। मु झोंगशी कूदते हुए अंदर आता है। गुरुजी गुस्से में उसे घूरते हैं, तू हर बार कोई नई मुसीबत लेकर आता है, हमेशा नीचे पहाड़ से भाग जाता है उस बाहरी शिष्या ये छियाओं के साथ। क्या तेरा कोई मां बाप नीचे रहता है? मु झोंगशी भोलेपन से कहता है, गुरुजी, आप हमें बुला क्यों रहे हैं? फिर मासूमियत से जवाब देता है, ये छियाओं के अलावा कोई मेरे साथ घूमने को तैयार नहीं होता। सभी लोग मेरे डायरेक्ट शिष्य वाले रुतबे से डरते हैं। सिर्फ वही है जो मेरे साथ नीचे आती है। दूसरे शिष्य हंसते हैं। ये दोनों तो अब जैसे एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। गुरुजी गंभीर होते हैं, आज मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि एक नया प्रत्यक्ष शिष्य लूं। तुम्हें क्या लगता है, हमें जूनियर ब्रदर चाहिए या जूनियर सिस्टर? सब चौंक जाते हैं। सिर्फ 9 महीने बचे हैं ग्रैंड प्रतियोगिता के लिए और अब तक कोई उपयुक्त शिष्य नहीं मिला। इस बार मैं तुम लोगों की राय लेना चाहता हूं। मु झोंगशी तुरंत बोल पड़ता है, जूनियर सिस्टर। हर संप्रदाय में एक जूनियर सिस्टर होती है। हमारे यहां तो बस पसीने से भीगे मर्दों का जमावड़ा है। एक और शिष्य टोकता है, तू खुद भी तो तलवार संवर्धक है। वो मुंह बनाकर कहता है, जूनियर ब्रदर नहीं चाहिए। मु झोंगशी को देख लो, हमारे गेट का कुत्ता तक उसे देखकर भौंकता है। सब जोर से हंसते हैं। फिर शुए भी हाथ उठाते हैं। मैं भी लड़कियों को पसंद करता हूं। गुरुजी हंसते हुए कहते हैं, तुम लोग सही कह रहे हो। पहले ही 4 पुरुष शिष्यों को ले चुका हूं, अब एक कन्या शिष्या लेनी चाहिए।
उन्होंने आगे पूछा, तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है कौन उपयुक्त होगी? बाहरी संप्रदाय में कुछ प्रतिभावान लड़कियां हैं और आंतरिक संप्रदाय में भी कुछ ऊंची जड़ों वाली। इस बार मुझोंगशी और शुए दोनों एक स्वर में बोलते हैं, ये छियाओ। शुए ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मुझे लगता है वो संप्रदाय में जान फूंक देगी। धन्यवाद।